जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार एसएससी के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो यह जो सेशन रहता है यह मिक्स सेशन चलेगा। इसमें आपको हम लूसेंट भी डेली करके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद स्पेशल लूसेंट सीरीज नहीं चला रहे हैं, यह बिहार एसएससी सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि इसमें हम आपको मिक्स तरह से करवाएंगे। आपको स्पीडी करवाएंगे, आपको लूसेंट करवाएंगे, एक एक टॉपिक एक एक पेज आपको डेली स्पीडी करवाएंगे। साथ ही आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस पूछा गया है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवाएंगे और उससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देंगे जो उससे संबंधित क्वेश्चन आगे आता है। साथ ही साथ आपको जो है कि इसके साथ हम दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण सा सवाल करवाएंगे, घटना चक्र का भी इसमें क्वेश्चन लेंगे और साथ ही जो स्पेशल नया क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को भी हम लेंगे। और साथ ही इसमें आपको विविध भी रहेगा, यानी बहुत सारा क्वेश्चन मिक्स रहेगा मिला हुआ, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। और साथ ही इसमें आपको डेली एक पेज करके आपको जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का पूछा हुआ है या एलपी का, वो भी हम साथ में कवर करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये 2-3 बुक हम रखे हुए हैं जो कि आपको हम बारी बारी से करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन हाँ, क्वेश्चन एक से एक बढ़कर आपको बेहतरीन रहेगा। इसमें कुछ आपको इजी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अगर एग्जाम में इजी गलती हो जाता है रिवीजन कम होने के कारण तो वह बहुत महंगा पड़ता है आप पे। तो इसीलिए आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, आपको फायदा बहुत होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के हम मोटिवेशनल क्वेट को शुरुआत करते हैं, उसके बाद अपने जबरदस्त सेशन पर आ जाते हैं और बहुत फास्ट हम सवाल करेंगे और बार बार हम रिवीजन करेंगे सवालों को। आगे बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इसीलिए आप लोग को हम बार बार कहते हैं कि किसका कहाँ तकदीर छुपा हुआ है वो कोई नहीं जानता है। बस अपना जो मेहनत है, आप मेहनत वो दिल से करते रहिए, आपको सफलता ऊपर वाले आराम से आपको दे देंगे। क्योंकि सफलता कभी किसी का जो है कि मोहताज नहीं है, मेहनत कभी किसी का मोहताज नहीं है। जितना अधिक मेहनत कीजिएगा आपको सफलता उतनी ही अच्छा या बेहतरीन मिलेगी। तो आप लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। यानी अभी आप कहते हैं कि अगर कोई बड़े इतिहासकार कहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस में, अगर आप अभ्यास के मैदान में अपना खून बहाओगे तो युद्ध मैदान में आपका पसीना बहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी एग्जाम मेरा मान लीजिए बिहार पुलिस को हो या बिहार एसएससी हो या एनटीपीसी आरपीएफ एलपी जो भी एग्जाम हो, आपके पास अभी कम से कम मिनिमम 2 महीना का समय है। ठीक है, 2 महीना का समय। अभी आपका एलपी बहुत फास्ट एग्जाम ले लेगा जैसा हमको लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि अगर कहने का मतलब यह है मेरे पास अगर 2 महीना है, 2 महीना हम पूरा एकदम दिल से मेहनत करें, दिन रात एक करके पूरा एकदम दिन रात पूरा खून हम अभी जलाए पढ़ने में, रात रात भर जग के हम पढ़े, तो जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या हमको टेंशन होगा एग्जाम पास होने में? नहीं होगा। क्योंकि लड़का खुद जानता है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे अच्छे से तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो फिर बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है? यही सबसे बड़ी कमी है। आप जानते हुए भी अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो आप मेहनत कीजिए, आपको जो बोल रहे हैं दिल का बात बताते हैं, अपने एक स्ट्रगल किए हुए इंसान से आपको हम जो है कि आपको शिक्षा मिल रहा है, तो समझिए आप 1% भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। यह मेरी गारंटी है, क्योंकि हाथ में मेरा पुस्तक रखा हुआ है, मां सरस्वती है। तो इसीलिए आपके साथ जो भी करते हैं हम सच्चे दिल से बात करते हैं और जो होता है ऑथेंटिक चीज वो बात करते हैं। और जो मेहनत करके हम आगे बढ़े हैं, बस अपने मां सरस्वती को ध्यान में रखते हुए हम मेहनत किए हैं। एक गरीबी से हम लोग ऊपर उठे हुए इंसान है, तो आपको कभी हम गलत राह पे नहीं दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज हम जो है कि शुरुआत करते हैं अपने बिहार एसएससी के इस जबरदस्त सेशन को। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आप लोग आगे बढ़ते चलिएगा। बताना है आप लोग को कि बताना है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले अवध के संस्थापक कौन थे। तो अवध से जो आपके शासक थे जो कि मुगलों से स्वतंत्र हुए थे, तो अवध के शासक थे सादत खां। कौन थे? सादत खां। देखिएगा, एक अवध है एक कर्नाटक है। अब दोनों का जो संस्थापक है मिलता जुलता नाम है। तो अवध का संस्थापक सादत खान है और कर्नाटक का संस्थापक सादुतुल्लाह खां है। कर्नाटक थोड़ा सा लफड़ा वाला नाम है, यानी दूसरे तरह का नाम है, और जो आपका अवध है वो सिंपल नाम है, अवध, अवध की नगरी। यानी अवध का सादत खां है छोटा वाला, और सादुतुल्लाह जो है वह कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का। वहीं भरतपुर का स्वतंत्र शहर का संस्थापक कौन था? तो भरतपुर जो है ना वह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सबसे छोटा जिला राजस्थान का है और राजस्थान को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको? तो याद रखिएगा, भरतपुर को कहा जाता है। वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है घना पक्षी विहार या केवलादेव पक्षी विहार, जिसको पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि भरतपुर के संस्थापक कौन थे? चूड़ामन थे। मुगलों
मुगलों से स्वतंत्र होने वाले शहर भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा चूड़ामन थे, यानी चूड़ामन थे। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ जब जी रहे होंगे तो आप दाल भात चोखा ज़्यादा खाते होंगे। पटना, भागलपुर, दिल्ली सबके स्टूडेंट जो हैं, जो गरीबी से जी रहे हैं, कैसे टाइम पास कर रहे हैं, तो दाल भात चोखा जो है कि एक ही कुकर में तैयार हो जाता है कि नहीं होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डीवीसी। क्या कहते हैं? डीवीसी, यानी दाल भात चोखा, ठीक है, डीवीसी कहते हैं। तो समझिएगा, जब आपका शरीर उसमें नहीं लगेगा, शरीर उसमें नहीं मोटाएगा, लेकिन आप जिंदगी को जी सकते हैं। अपने सफलता को पाने के लिए आप उस तरह से टाइम पास कर रहे हैं। नहीं तो किसी को अच्छा खाना जो है कि सबको अच्छा खाना लगता है, किसी को दाल भात चोखा उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं, आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो आपको ऊपर बढ़ने का एक ही उपाय है कि कम से कम पैसों में हम आगे बढ़े। आपको हम क्वेश्चन याद करवा रहे हैं, आपको हम भाषण नहीं दे रहे हैं, आपको हम क्वेश्चन याद करवा रहे हैं, समझिएगा। तो इसका मतलब कभी कभी हम चोखा को अपने गांव देहात में, बिहार के भाषा में, भागलपुर मुंगेर सबके एरिया में जाइएगा तो चोखा को गांव घर के आदमी लोग जो है कि भरता भी बोल देते हैं, भरता बोल देते हैं, नहीं कहते मार के भरता बना देंगे। इसका मतलब है कि चोखा बना देंगे। क्या बना देंगे? चोखा। तो याद रखिएगा, जब आदमी लोग चोखा यानी भरता जब खाता है, क्या खाता है? भरता। तो भरता जो हम लोग खाते हैं, जब चावल नहीं बन पाता है, हम लोग चूड़ों में भी खा लेते हैं। चूड़ा जो होता है, चूड़ा, ठीक है, चावल से जो चूड़ा बनता है, तो भरता को हम लोग किसके साथ खा लेते हैं? चूड़ा के साथ। और चूड़ा और भरता जब खाइएगा तो कभी भी आपका बदन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? बदन, यानी शरीर नहीं लगेगा। बस काम खत्म हो गया। हम लोग भरता जो खा रहे हैं किसके साथ? चूड़ा के साथ। और चूड़ा खाने से जो है कि और भरता खाने से बदन नहीं लगता है। काम बन गया मेरा। तो याद रखिएगा, भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन थे और बदन सिंह। चूड़ामन और बदन, चूड़ामन और बदन, चूड़ामन और बदन किसका था? भरतपुर। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भरतपुर के संस्थापक कौन थे मुगलों से स्वतंत्र होकर, तो भरतपुर, या जब क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिएगा तो ऑप्शन में जब चूड़ामन दिखेगा आपको, तो क्या माइंड आपका काम नहीं करेगा? जब रेगुलर पढ़िएगा तो आराम से करेगा काम। तो ये सब जुगाड़ आपको जो देते हैं, आप जुगाड़ याद रखिए। अवध सिंपल है, सादत खां। कर्नाटक थोड़ा बड़ा है, सादतुल्लाह खां। क्या हो जाएगा? सादतुल्लाह खां। आगे बढ़ते हैं। और हैदराबाद का तो आपको पता ही होगा, निजाम उल मुल्क, जिसका नाम वास्तविक नाम था चिनकिलीज खां। क्या नाम था? चिनकिलीज खां। आगे बढ़ते हैं। और हैदराबाद जो स्वतंत्र हुआ था वह 17 सितंबर को हुआ था। इसीलिए 17 सितंबर को जो है कि हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। हाल ही में मोदी जी ने घोषणा किया। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए। जिस दिन मोदी जी ने अपना जन्म दिवस मनाते हैं, उसी दिन हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बंगाल स्वतंत्र शहर का स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। हम लोग फटाफट सवाल करने वाले हैं, आप लगातार बनकर रहिएगा, क्वेश्चन हम अधिक को अधिक करेंगे। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। वहीं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किस व्यक्ति को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह भी कहते हैं। और मोहम्मद शाह के समय ही ईरान के नेपोलियन या फिर ईरान के शासक जो नादिर शाह थे, उन्होंने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय जो मुगल वंश के शासक थे वो नादिर शाह था। कौन था? वो कौन था? मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, ठीक है। और याद रखिएगा कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। इसीलिए आपको माइंड में आना चाहिए, जब आपको सादत खां आया तो आपका माइंड में नाम आना चाहिए कि अवध का संस्थापक। किसका संस्थापक? अवध का संस्थापक जो था वह सादत खां था। और कर्नाटक का सादतुल्लाह खां। वहीं भरत वाला क्या था? तो भरत वाला जो था, अच्छा, भरत यानी भरता किसके साथ? चूड़ा के साथ खाते हैं। चूड़ा के साथ खाने से क्या मेरा बदन लग जाएगा? ना। तो यानी कि भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह। और वहीं हैदराबाद का निजाम उल मुल्क या फिर आपका जो है कि चिनकिलीज खां। आगे बढ़ते हैं। किस शासक को शाह-ए-बेखबर के नाम से जानते हैं? तो बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की बेसिया को रखता था? तो जहांदार शाह। कौन रखता था? जहांदार शाह लाल कुमारी नाम की बेसिया को रखता था। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जानते हैं। जैसे
आपको जैसे आप छोटे छोटे बच्चे में होइएगा तो गांव घर में पिताजी बोलते थे या माताजी या दादा, अक्सर दादा दादी बोलते थे कि लम्फट के तरह खाली भौंकते रहता है दिन भर, इन्हें कि पढ़े लिखे जो है कि अच्छा से बैठ के घर में शांति से। आपके दादाजी बोलते होंगे या पिताजी क्या लम्फट के तरह घूमते रहता है दिन भर, पढ़ लिख नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं। यानी कि लम्फट आपको तभी बोला जा रहा है जब आप जहाँ मन तहाँ जा रहे हैं, जहाँ मन तहाँ, यानी जहाँ हम जा रहे थे, जहाँ मन तहाँ जा रहे थे, तभी हमको लम्फट बोला जा रहा था। यानी जहांदार सा को लम्फट मूर्ख, जहांदार सा को लम्फट मूर्ख, जहांदार सा को लम्फट मूर्ख। वहीं घृणित कायर फरुखसियार, घृणित कायर फरुखसियार। और जो व्यक्ति घृणा रखता है ना वो हमेशा जो है कि फड़फड़ करता है, जो व्यक्ति घृणा रखता है वह फड़फड़ करता है। यानी घृणित कायर के नाम से फरुखसियर को, घृणित कायर के नाम से फरुखसियर को, घृणित कायर के नाम से फरुखसियर को, घृणित कायर के नाम से फरुखसियर को। वहीं लम्फट मूर्ख के नाम से जहांदार सा को, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। वह रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह याद रखिएगा। वही लम्फट मूर्ख जहांदार शाह, लम्फट मूर्ख जहांदार शाह। और लम्फट जो था ना वही लाल कुमारी के नाम की बेसिया रखती थी। लाल कुमारी नाम की बेसिया कौन रखती थी? लम्फट रखता था, यानी कि जहांदार शाह रखता था। वहीं आपका शाह ए बेखबर के नाम से बहादुर शाह को जानते हैं। और मुअज्जम जो पूर्व नाम था किसका? तो बहादुर शाह का ही नाम था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने जो है कि आपका 1725 में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया हैदराबाद का? याद रखिएगा मोहम्मद शाह था उस समय। कौन था? मोहम्मद शाह। वहीं हैदराबाद का स्थापना किसने किया है? तो हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने किया है और अवध का स्थापना ईरानियों ने। ओ से अवध, ओ से ईरानी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अवध का स्थापना ईरानी ने, हैदराबाद का स्थापना तुरानियों ने। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर जब आक्रमण कर रहा था तो उसमें दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। और आक्रमण क्या था? 1739 में। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपया की धनराशि जो कि आपका तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को लेकर वापस लौटा। किससे? याद रखेगा, शाहजहां से। किससे? शाहजहां से जो है कि आपका कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने लूटा था। कौन लूटा था? नादिर शाह ने। और नादिर शाह से बाद में रंजीत सिंह ने लूट लिया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तो तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने। और तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछता है कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा शाहजहां ने। वही तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन बना था? तो मोहम्मद शाह। कौन बना था? मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ है 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और पहला युद्ध जो हुआ था आपका किसके बीच? तो बाबर और जो है कि इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। और इसमें जो है कि आपका मराठा हार गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। क्या नाम था? अहमद खान। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत कुल 8 बार आक्रमण किया है। कितना बार? 8 बार। बाबर ने 5 बार, और मोहम्मद गजनी ने 17 बार। मोहम्मद गजनी ने 17 बार। उसके बाद अब बाबर ने 8 बार। और फिर आपका जो है कि अहमद शाह अब्दाली ने बाबर ने 5 बार, अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार। अब्दाली 8, बाबर 5, महमूद गजनी 17। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन हुआ था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा किस मुगल सम्राट को बंदी बना के रंगून भेज दिया? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दूती को, जो 1857 की क्रांति में दिल्ली से भारत नायक के रूप में काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया है? तो लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने करवाया था। किसने करवाया था? बहादुर शाह जफर ने। लेकिन दिल्ली में लाल किला स्थित उसके अंदर में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। किसने करवाया है? औरंगजेब ने। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मशहूर शायर का नाम बताइए जो बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। तो बहादुर शाह जफर के समय में जो दिल्ली में रहते थे उसका नाम क्या था? मिर्जा गालिब था। क्या नाम था? मिर्जा गालिब। और यही मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह का एकमात्र आपका जो है कि आंखों से देखने वाला इतिहासकार था। यानी 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखने वाला इतिहासकार कौन था? याद रखेगा, मिर्जा गालिब। वहीं आपका एकमात्र सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। कौन था? एसएन सेन था। और एसएन सेन ने एक पुस्तक भी लिखा है 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? एसएन सेन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हयात बख्श बाग किस राज्य में स्थित है? तो हयात बख्श बाग मस्जिद जो है वह दिल्ली में है। कहाँ में है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। कहाँ में है? दिल्ली में है। हयात बख्श बाग कहाँ है? लाल किला दिल्ली में। समझ में आ गया? तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे कल से लूसेंट का टॉपिक हम आज से डाल देंगे सबका, कि हम लोग जो है कि बीआरएसएससी में कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप लोग को जो है कि उसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। आप लोग को उसी टॉपिक से अगले दिन आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और बीआरएसएससी का जो वीडियो है वह आपको जो है कि सुबह के प्राप्त हो जाएगा, जो है कि 7 बजते और बिहार पुलिस का वीडियो आपको रात के 10 बजते प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से लगातार बनकर रहिएगा। और करंट अफेयर्स का 10 मिनट का जो वीडियो है वो हम जो है कि 2-3 दिन के अंदर जो है कि आपको अपलोड करना चालू कर देंगे। कुछ व्यवधान होने के कारण जो है कि हम नहीं अपलोड कर पा रहे थे करंट अफेयर्स का, लेकिन आपको रेगुलर कर देंगे। चलिए, हम लोग जो है कि अब रेलवे से संबंधित जो एक पेज डेली देंगे वो बीआरएसएससी के अंतर्गत ही हम लोग कवर करेंगे। आप लगातार बनकर रहिएगा, इसमें आपको साइंस वगैरह सब कवर हो जाएगा। चलिए, आप लोग को बताना है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम लोग धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? धोवन सोडा का, अर्थात Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। सभी प्रकार के सोडा में सबसे लंबा सूत्र इसी का होता है, क्योंकि आप याद रखिएगा कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे हार्ड काम होता है आपका कपड़ा धोना। क्या होता है? कपड़ा धोना। तब होता है खाना बनाना। तो धोने वाला सोडा का सूत्र सबसे लंबा होता है। तो Na2CO3 × 10H2O, यानी जल का 10 अणु काम करता है धोने वाला सोडा में। समझ में आ गया? वहीं आपका जो होता है खाने वाला सोडा, उसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है खाने वाला सोडा, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। वहीं आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। कास्टिक में 4 अक्षर और NaOH में भी 4 अक्षर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? तो एल नीनो गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? एल नीनो गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उड़ीसा का कौन सा अभ्यारण्य, उड़ीसा का कौन सा अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा का गहीरमाठा अभ्यारण्य। बहुत अच्छा सवाल है। उड़ीसा का गहीरमाठा अभ्यारण्य जो है वह आपका ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। वहीं भितरकनिका अभ्यारण्य हो गया आपका जो है कि क्या कहते हैं आपका चिल्का झील अभ्यारण्य हो गया। ये सब भी कहाँ में है? उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी कहाँ में है? उड़ीसा में। सतकोसिया, भितरकनिका, आपका जो है कि ये गहीरमाठा, आपका करलापट, चिल्का झील, ये सब कहाँ में है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? जस्ता का। किसका प्रयोग? जस्ता का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग, और जस्ता एक ऐसा तत्व है जो गर्म या ठंडे जल में विलय नहीं होता है। गर्म या ठंडे जल में विलय नहीं होता जस्ता, इसीलिए जस्ता का ही परत चढ़ाते हैं हम लोग लोहा सब पे, जो बाहर हवा में रहता है। आगे बढ़ते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया है। और अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसका शुरुआत 22 मार्च 1793 को 22 मार्च 1793 को जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग यानी P = mv। P = mv। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक थे आपके भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर ने ही 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना, बहुत अच्छा सवाल है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वहीं आपका राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना 1949 में पीसी महालनोबिस के द्वारा। वहीं श्रमिक स्वतंत्र पार्टी का स्थापना 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। देखिएगा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी पूछेगा, श्रमिक लगा हुआ रहेगा तो मारेंगे आपका भीमराव अंबेडकर, लेकिन श्रमिक हट के सीधा स्वतंत्र पार्टी रहेगा तो 1959 में सी राजगोपालाचारी के द्वारा। याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। सी राजगोपालाचारी ये गांधी जी के कंसाइंस कीपर के रूप में जानते हैं। सी राजगोपालाचारी गांधी जी के कंसाइंस कीपर के रूप में काम करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भार का एसआई यूनिट किस राशि के समान होता है? तो बल के समान। किसके समान? बल के समान। आगे बढ़ते हैं, और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, और असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत 1919 से हुआ है, और आपका जो है कि आपका ये क्या कहते हैं 1918 में अहमदाबाद स्ट्राइक हुआ है, और 1918 में खेड़ा ही भी हुआ है, 1917 में चंपारण हुआ है, फिर आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है, 1931 में आपका जो है कि गांधी इरविन समझौता हुआ है, और जो है कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 1932 में पूना पैक्ट हुआ है, और पूना पैक्ट जो हुआ है आरक्षण को लेकर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कर्ता राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, और इसके द्वारा यह बंगला पत्रिका था, बंगला पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1821 में किया था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय 1821। वहीं इसके जस्ट एक साल के बाद 1822 में इसके द्वारा जो है कि मीरात उल अखबार समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कि फारसी भाषा में। वहीं राजा राम मोहन राय को युगदूत के नाम से, या फिर पश्चिमी शिक्षा के अग्रदूत के नाम से जानते हैं, या पुनर्जागरण का भी युगदूत कहते हैं। और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में, याद रखिएगा, आत्म सभा का स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना, 1828 में याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना। तो ये सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ब्रह्म समाज जो था वह एकेश्वरवाद था। कैसा था? एकेश्वरवाद था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से सबसे कम किस राज्य से? तो याद रखिएगा, सबसे कम राजस्थान से, और सबसे अधिक एमपी से। और कर्क रेखा जो कहते हैं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं। और यह आपका जो है कि गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपका जो है कि झारखंड हो गया, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो गया। कुल 8 राज्य। कितना राज्य? 8। सबसे अधिक राजस्थान, सबसे कम राजस्थान, सबसे अधिक एमपी। और कर्क रेखा जो है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो याद रखेगा, माही नदी। कौन नदी? माही नदी गुजरात में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और वहीं लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहते हैं। और याद रखेगा, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे। तो 3 सवाल पूछेगा आपको। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी, जो कि गुजरात में। वहीं आपका विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो याद रखिएगा, आपका कौन नदी? तो कांगो या जायरे नदी। वहीं आपका जो है कि ये मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो मकर रेखा जो होता है 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं। जैसे कर्क रेखा आपको बताए 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है आपका लिम्पोपो, यानी मकर में मो आ रहा है, लिम्पोपो में भी मो आ रहा है। तो याद रखिएगा, लिम्पोपो 2 बार, लिम्पोपो नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो घड़ियाल नदी रहेगा। क्या रहेगा? घड़ियाल नदी। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल कि वे तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न क्या कहलाएगा, तो समभारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। और इसका उल्टा यानी जिसका परमाणु संख्या समान रहेगा, अब परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको समस्थानिक कहते हैं। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा तो उसको समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, कच्चे माल से बनाई जाने वाली वस्तु अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो प्राथमिक क्षेत्र। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब प्राथमिक श्रेणी का। और प्राथमिक श्रेणी का सामान लेके जो कंपनी सामान बनाती है उसको द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। वहीं आपका जो तीसरा में होता है सेवा क्षेत्र, यानी विभिन्न प्रकार का जो सर्विस देता है, जैसे वायुयान हो गया, रेलवे हो गया, डॉक्टर हो गया, दुकानदार हो गया, तो ये सब बैंकिंग हो गया, ये सब तीसरा सेक्टर का चीज है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, दिल्ली में लाल किले में आजादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में आजादी के दीवाने संग्रहालय बने हैं। तो आजादी के दीवाने संग्रहालय कहां में बने हैं, तो याद रखेगा दिल्ली के लाल किला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन कौन राज्य करती है, तो सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन केरल करती है। कौन करती है, केरल करती है। और थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है, रेडियम का परमाणु संख्या 88 होता है और यूरेनियम का 92। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में क्या होते हैं, तो MS एक्सेल में रो और कॉलम दोनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या अंतर होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और वहीं आपका स्थितिज ऊर्जा घटेगी। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा इसलिए घटेगी कि स्थितिज ऊर्जा का मान G पर निर्भर करता है। किस पर, G पर। तो याद रखिएगा, ऊपर से जब नीचे आता है तो G का मान क्या होता है, तो ऊपर से जब नीचे आता है तो G का मान बढ़ता है। क्या होता है, G का मान बढ़ता है। जैसे कि आपको पता है कि नीचे से ऊपर कोई वस्तु जब फेंकेंगे तो G का मान क्या होगा, तो नीचे से ऊपर फेंकने पर G के मान में कमी होगा और ऊपर से नीचे आने पर G के मान में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त किसका दरबारी कवि था, हरिसेन का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। और हरिसेन ने ही आपका प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया है। और प्रशस्ति शब्द का मतलब होता है उसके प्रसिद्धि की बात कही गई है। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना हरिसेन ने किए हैं। और किस भाषा में पूछेगा, तो संस्कृत मारिएगा। क्या मारिएगा, संस्कृत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि 53वां दादा साहेब फाल्के किसे मिला है, वहीदा रहमान को। किसको मिला है, वहीदा रहमान। वहीं पहला दादा साहेब फाल्के किसे मिला है, देविका रानी रोडिक को। किसको मिला है, देविका रानी रोडिक, जो कि हिंदी भाषा में काम करते थे। और याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969 से 1969 से हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वहीं सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के 1984 में, ये सब स्टैटिक है। वहीं बात करते हैं लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के 1989 में। आशा भोसले को 2000 में। आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है। वहीं राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट है। राजेंद्र प्रसाद का कहाँ है, महाप्रयाण घाट है। अगर महाप्रयाण घाट ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो बांस घाट रहेगा। क्या रहेगा, बांस घाट। ये पटना के अंदर में है, ठीक है, गंगा नदी के तट पर। तो महाप्रयाण घाट जो है तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल जो है वो पटना के अंदर में महाप्रयाण घाट है। महाप्रयाण घाट अगर नहीं रहेगा तो बांस घाट रहेगा। क्या रहेगा, बांस घाट रहेगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, COOH क्रियात्मक समूह है किसका, कार्बोक्सिलिक का। किसका है, कार्बोक्सिलिक का। आगे बढ़ते हैं, सल्फोनिक अम्ल में कौन सा अम्ल के उदाहरण है, तो सल्फोनिक अम्ल जो है वो कार्बोनिक अम्ल के उदाहरण है। कौन अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। और पीने वाले में भी जितना भी आप ठंडा वगैरह पीते हैं उसमें भी कार्बोनिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से तत्व बनाते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक बनाता है, एल्युमिनियम बनाता है, सीसा बनाता है, टीन बनाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और मनाना शुरू किया है 1974 से। और 2024 का जो थीम रखे हैं वह रखे हैं भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। समझ में आ गया। यानी आपको मरुस्थलीकरण रोकथाम याद रखना है। आपका इस का जो है कि आपका थीम है पर्यावरण दिवस का। और मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो मनाते हैं वो अलग से 17 जून को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है, तो अरावली का। आगे बढ़ते हैं, गलसुआ
किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। गलसुआ को मम्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मम्मस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, एक वर्ष में उत्पादित कुल माल और सेवाओं के योग को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण आगे बढ़ते हैं। वैश्विक तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो CO2 में बढ़ोतरी, CO2 में बढ़ोतरी, और फिर आपका जो है कि अधिक से अधिक वृक्ष का कटाई, अधिक से अधिक वृक्ष का कटाई आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10-20 सवाल जो है कि इससे हम ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर जो है कि हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को बताना है कि सैन सूचकांक का संबंध किससे है? तो सैन सूचकांक का संबंध निर्धनता से है। किससे है? निर्धनता से है। आगे बढ़ते हैं। 7वीं पंचवर्ष योजना का संबंध किससे है? रामकृष्ण हेगड़े का संबंध 7वीं पंचवर्ष योजना से है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर मनुष्य के आहारनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। आगे बढ़ते हैं। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको कहते हैं? मीथेन को। किसको कहते हैं? मीथेन को। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ जो है वह प्रसिद्ध है किसके लिए? संतरा के लिए। किसके लिए? संतरा के लिए। याद रखिएगा, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय में है और उसी कारण सबसे अधिक वर्षा होती है वहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा मेघालय का जो गारो पहाड़ी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संतरा के लिए। किसके लिए? संतरा के लिए। और गारो खासी पहाड़ियों का जो क्रम है वह आपका पश्चिम से पूरब है। पश्चिम से पूरब है, यानी पहले पश्चिम में गारो है, फिर आपका जो है कि गारो खासी जयंतिया सबसे पूरब में है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति में किस वर्ष संशोधन हुआ है? तो राष्ट्रीय वन नीति में 1988 में पहली बार संशोधन हुआ था, और राष्ट्रीय वन नीति जो आया था 1952 में, इसमें पहली बार संशोधन 1988 में हुआ है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और आपका जो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण 1986 में, वहीं आपका 1952 का जो आपका वन नीति आया था उसमें संशोधन 88 में। आगे बढ़ते हैं। काला सागर और ओजैब सागर किसको जोड़ती है? तो काला सागर और ओजैब सागर जो जोड़ती है वह कर्च जल संधि को। कौन जल संधि को? कर्च जल संधि। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस शहर में आलू विकास और शोध संस्थान है? तो बिहार शरीफ में। कहाँ में? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ यानी नालंदा के आसपास का जो क्षेत्र है बिहार शरीफ, वहां पर आपका जो है कि आलू विकास और शोध संस्थान है। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में कुल 4 एरो बटन होते हैं। कितना? 4 एरो बटन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की काल में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदभांड है। क्या है? मृदभांड। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड है एक क्या? तो देखिएगा, अगर यह सवाल आपको आ जाए एग्जाम में, नाबार्ड है एक क्या, ऑप्शन में अगर बैंक रहेगा तो बैंक आप नहीं मारिएगा, बहुत बच्चा बैंक में फंस जाइएगा। तो नाबार्ड का जो स्थापना हुआ है, 1982 में 12 जुलाई के दिन शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर। लेकिन नाबार्ड का जो स्थापना हुआ है वह एक क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है, लेकिन ऑप्शन में बैंक रहेगा तो नहीं मारिएगा सिर्फ बैंक, उसमें रहेगा एक वित्त संस्था रहेगा तो आप वो मारिएगा। एक वित्त संस्था है बैंक, यही ऑप्शन में रहेगा, और बैंक भी रहेगा, लेकिन बैंक में आपको धोखाधड़ी में नहीं पड़ना है। समझ में आ गया? आपको वित्त संस्था मारना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि परम ताप और ध्वनि का वेग में क्या संबंध है? तो भी समानुपाती रूट अंडर टी। भी समानुपाती रूट अंडर टी परम ताप और ध्वनि के वेग में संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? चिकनी मिट्टी में। किस में होती है? चिकनी मिट्टी में। आगे, और सबसे कम जो जल का अवशोषण करता है कौन? तो सबसे कम जल का अवशोषण करता है बलुई मिट्टी। कौन करती है? बलुई मिट्टी। सबसे कम जल का अवशोषण कौन करता है? बलुई मिट्टी, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जल का अवशोषण कौन करता है? तो काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट IMF जारी करती है, और वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट भी IMF जारी करती है। लेकिन विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करती है? विश्व बैंक। लेकिन स्थिरता और आउटलुक दोनों IMF करता है। और IMF और विश्व बैंक का स्थापना जो हुआ है वो आपका ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ है, और IMF का स्थापना 1945 में हुआ है, और IMF का
स्थापना 1944 में हुआ है और वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ है। और वर्ल्ड बैंक में वर्तमान में 189 सदस्य देश है और IMF में 190 है। और IMF का जो 190वां सदस्य देश बना है वह अंडोरा है और वर्ल्ड बैंक का जो आपका 189वां सदस्य देश बना है वह नौरू बना है। कौन बना है? नौरू। और नौरू जो है वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया खुद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश पूछेगा तो नौरू मारिएगा। समझ में आ गया? आपको एक बार हम जो है कि सभी प्रकार के महाद्वीप का क्रम बता देते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे लास्ट में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत आसियान के साथ पूर्ण संवाद साझेदारी किस वर्ष स्थापित किया? तो आपको पता है भारत आसियान का सदस्य नहीं है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आसियान का जो थोड़ा बहुत जो सदस्य बना है आंशिक रूप से 1990 में। कब बना है? 1990 में। यह सब सवाल आपका NTPC पूछती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में सब्जी का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे अधिक मात्रा में सब्जी का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करती है, लेकिन बहुत बच्चा के माइंड में आ गया होगा पश्चिम बंगाल, लेकिन ना, पश्चिम बंगाल पहले करती थी, अभी आपको यूपी आगे आ गया है। कौन आ गया है? यूपी आगे आ गया है। लेकिन चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करती है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन बंगाल करती है। कौन करती है? बंगाल करती है। वहीं जूट का भी सबसे अधिक उत्पादन बंगाल करती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया? 1952। कब किया गया? 1952। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, आप लोग को राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम लोग स्वामी विवेकानंद के जयंती को 12 जनवरी को मनाते हैं, कब से मनाना शुरू किए हैं? 1985 से। 1984 में फिक्स हुआ था कि अगले साल से मनाएंगे, लेकिन मनाना शुरू किए हैं 85 से। कब से? 85 से 12 जनवरी को, लेकिन विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम देश कौन था जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड। 1892 में। लेकिन भारत के अंदर में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 अधिनियम के तहत 1926 में दिया गया। 1926 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। कितना सदस्य? 30। और 30 का 30 लोकसभा। 30 का 30 लोकसभा। और प्राक्कलन समिति का स्थापना इसलिए किया गया है कि जितना भी बजट पेश होता है उससे पूर्वानुमान लगाने के लिए, उससे पहले दिमाग लगाने के लिए कि किस किस सेक्टर में कितना कितना खर्च करना है, इसीलिए प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में किया गया था। और किस व्यक्ति के सलाह पर? तो याद रखिएगा, जॉन मथाई के सलाह पर। किसके सलाह पे? जॉन मथाई के सलाह पे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। किस सदन को लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं? तो लोकसभा को। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, आम जनता के सदन भी कहते हैं, निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं लोकसभा को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि मेरी 51 कविताएं पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी का 3-4 पुस्तक बता देते हैं जो एग्जाम में आता है। तो मेरी 51 कविताएं हो गया, राजनीति की रपटीली राय हो गया, संसद के 3 दशक हो गया, अमर बलिदान हो गया। ये सब पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, आपके जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी है। और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री 1996 में बने थे, सिर्फ 13 दिन के लिए। और सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का है, सिर्फ 13 दिन। और सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है, 16 वर्ष लगभग। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है वह स्मृति घाट है या स्मृति स्थल है। कौन सा है? स्मृति स्थल। कहीं कहीं सदैव अटल भी लिखा हुआ रहता है, तो कोई बात नहीं, आप मार दीजिएगा, वो भी आंसर सही है, लेकिन स्मृति स्थल आप याद रखिएगा, ज्यादा हाईलाइट है। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म याद रखिएगा 1924 में हुआ था, 25 दिसंबर के दिन। इसीलिए 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को। और याद रखिएगा, इनका जन्म 1924 में हुआ था, जो है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और इनका निधन 2016 में हुआ था। इनका निधन 2016 में दिल्ली एम्स में हुआ था, याद रखिएगा। 2016 या 18 में हुआ था, एक सेकंड, 2015 16 नहीं 2018 में, हाँ 16 अगस्त था, 16 अगस्त 2018 को, 16 अगस्त था 2018 को इनका निधन दिल्ली एम्स में हुआ था। सॉरी गलती हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है,
अगला सवाल बताना है कि विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहते हैं, जिनका स्थापना किसने किया था? तो गंग वंश के संस्थापक नरसिंहदेव प्रथम ने, नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, इसको काला पैगोडा भी कहते हैं, लेकिन काला पैगोडा वाला देश के नाम से हम लोग म्यांमार को जानते हैं। किसको जानते हैं? म्यांमार को जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मांडू की रानी रूपमती, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किस शासक से है? बाज बहादुर से। और बाज बहादुर जो थे वो मालवा के शासक थे। कहां के शासक थे? मालवा के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल आप लोग को बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का रचना जवाहरलाल नेहरू ने किए थे किस जेल में? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का रचना जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में किए थे। किस जेल में? अहमदनगर जेल में किए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सबसे पहले या भारत इतिहास में सबसे पहले अकबर ने किया था। किस वर्ष? क्योंकि आजकल एग्जाम में वर्ष पूछने लगा है, तो याद रखिएगा 1575 में। और 1575 में आपका जो है कि मनसबदारी प्रथा का शुरुआत करवाया था, और साथ ही साथ 1575 में आपका इबादत खाने का भी स्थापना करवाया गया था। इबादत खाने का भी स्थापना 1575 में करवाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और वहीं आपका अकबर ने 10 साला बंदोबस्त, अकबर ने 10 साला बंदोबस्त का शुरुआत 1580 में, 1580 में। और 10 साला बंदोबस्त का जो शुरुआत करवाया था राजस्व मंत्री जो उसका था टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विधवा गिरी का स्थापना किसने किया है? तो विधवा गिरी का स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर डी के कर्वे ने 1896 में किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध जो पहली बार 1965 में हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। और इनका 2 पुस्तक हम बार बार बताते हैं, एक है इंडियन फिलॉसफी और इनका दूसरा पुस्तक का नाम है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और इंडियन फिलॉसफी, ये दोनों के जो लेखक है कौन है? तो याद रख लीजिएगा आपके जो है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और यह भारत में पहले जो है कि दार्शनिक राष्ट्रपति बने हैं। इनका संबंध जो था राजनीति से नहीं था, यह एक दार्शनिक थे यानी फिलॉसफर थे, और यह रूस में काम कर रहे थे। कहां में काम कर रहे थे? रूस में काम कर रहे थे, याद रखिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है, आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि फ्रेंच इंडिया ने भारत में अपनी राजधानी कहां स्थापित किया था? तो फ्रेंच इंडिया ने भारत में अपनी राजधानी पांडिचेरी में स्थापित किया था। कहां स्थापित किया था? पांडिचेरी में स्थापित किया था, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस जबरदस्त सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।